22 साल का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने नजदीकी पावर स्टेशन से ट्रांसफार्मर चुराता है, एक छोटी सी मशीन बनाता है, गलती से स्पेस पोर्टल खोलता है। मशीन ओवरलोड होने की वजह से पूरे शहर की ग्रिड को उड़ा देता है। पुलिस के द्वारा पकड़कर जेल में ठूस दिया जाता है। जज के सामने टाइम मशीन बनाने की बात कबूलता है। जज उसकी मानसिक स्थिति में गड़बड़ समझकर उसे छोड़ देता है। इसके बाद वो एक रेडियो शो पर जाता है, जहाँ वो अपनी कहानी सुनाता है। उसे लोगों के द्वारा फंड मिलता है। वो लोगों की मौजूदगी में टाइम मशीन चलाता है और उसके अंदर बैठ के गायब हो जाता है। और आज तक इस व्यक्ति का कोई भी अता पता नहीं है। ये सच्ची कहानी है असल जिंदगी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर माइक मार्कम की। आइए जानते हैं कैसे और कब कब क्या क्या हुआ। माइक मार्कम 21-22 साल का एक नौजवान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। माइक अपने घर के अंदर छोटे मोटे जुगाड़ बनाता था। उसका घर एक कबाड़ खाने से कम नहीं था। जगह जगह रेडियो और टूटे हुए टीवी पड़े थे, कैथोड रे ट्यूब्स पड़ी थी, सर्किट पड़े थे। दरअसल माइक का उद्देश्य कभी भी टाइम मशीन बनाना नहीं था। टाइम मशीन तो गलती से बन गई थी, बल्कि माइक तो जेकब्स लैडर बनाने की कोशिश कर रहा था और परिणाम स्वरूप उसके एक्सपेरिमेंट में जो गड़बड़ हुई थी उसकी वजह से कि स्पेस पोर्टल खुल जाता है। चलो शुरू से बताता हूँ। अब क्योंकि माइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो बिना ट्रांसफार्मर के तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं होती। तो जाहिर सी बात है माइक भी ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जैसा कि आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जेकब लैडर भी एक सिंपल सा डिवाइस है जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगाया जाता है, जिसमें 2 एंटीना निकले होते हैं। अब इन दोनों एंटीना में से एक एंटीना में बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स भर दिए जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, इसीलिए बराबर में रखे हुए तार पर जंप करते हैं और जब ये जंप करते हैं तो एक आर्क दिखाई देता है। अब क्योंकि इनके जंप की वजह से आसपास की हवा आयोनाइज हो जाती है तो ये तेज रोशनी इसके आसपास की हवा का तापमान भी बढ़ा देती है। और आप तो जानते ही हो गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो जैसे जैसे ये गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है हमें आर्क भी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। बस यही है जेकब्स लैडर। घर में बनाया जा सकता है, बहुत आसान है, पर बिना प्रॉपर नॉलेज के मत बनाना, नहीं तो शरीर के सारे तार बज पड़ेंगे। हाई वोल्टेज पे काम करने वाला जुगाड़ है, गलती से कोई गलत तार छू लिया तो शरीर के सारे फ्यूज उड़ जाएंगे। अब देखो क्योंकि ये जुगाड़ पहले भी बनाया जा चुका था और कभी भी इस जुगाड़ से टाइम ट्रेवल नहीं हुआ था, तो इसका मतलब माइक ने इसमें कुछ और चेंजेस किए थे, जिन चेंजेस की वजह से ही सारी गड़बड़ हुई थी। आखिर वो चेंजेस क्या थे और माइक ने क्यों किए और कैसे किए, आइए अब ये जानते हैं। देखो मार्केट में बच्चों के खेलने के लिए जो जेकब लैडर आते हैं, और बच्चों से मेरा मतलब है छोटे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो अभी अभी नए नए कॉलेज पहुँचे हैं, उन्हें जेकब लैडर खेलने को मिलता है। कॉलेज में मिलता है, हमारे में तो था, आपके में नहीं है। ये तो धोखा हो गया। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। अब देखो माइक जो जेकब लैडर बना रहा था उसका साइज थोड़ा सा बड़ा था, यानी उसे चाहिए था एक बड़ा ट्रांसफार्मर। बोले तो वो ट्रांसफार्मर होते हैं ना जो पूरे घर की वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। अरे वो लगाए जाते हैं ना, मीटर के पास लगाते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर। ओ सॉरी, उसे ट्रांसफार्मर नहीं वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, और मैं बड़े वोल्टेज रेगुलेटर की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे नहीं, एसी वाला मत समझना, बड़ा वाला। तो कम से कम इतना बड़ा ट्रांसफार्मर तो चाहिए था। अब जनाब के पास इतना बड़ा ट्रांसफार्मर तो था नहीं, तो भाई साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किस दिन काम आएगी। ट्रांसफार्मर नहीं है तो बना लो खुद का, सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। तो जनाब ने एक कोर का जुगाड़ किया, एक साइड कॉपर के टर्न लगाए और दूसरी साइड पे टर्न्स को बढ़ा दिया, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर तैयार। और ये कैसे बनता है अगर ये जानना है तो मेरी ट्रांसफार्मर वाली वीडियो देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जी ट्रांसफार्मर बनके तैयार हो गया। अब चाहिए थे एंटीना, तो एंटीना बनाने के लिए जेकब ने जो लोहे वाले हैंगर होते हैं उसका तार खोल के सीधा करके 2 एंटीना बना के तैयार कर लिए। और अब आती है सबसे बड़ी समस्या, ये जो दोनों एंटीने के बीच में आर्क बनेगी ये अपने आप तो ना बनने वाली थी, क्योंकि इसको बनाने के लिए दोनों तार को एक दूसरे के पास लाना था और फिर बाद में दूर करना था। अब ये आप कैसे करोगे, हाथों से? इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये थी पहली समस्या। दूसरी समस्या, अगर कमरे के अंदर एयर प्रेशर बदलता है तो ये जुगाड़ काम नहीं करेगा। अगर एयर टेम्परेचर बदलता है तो भी ये जुगाड़ काम नहीं करेगा। अगर ह्यूमिडिटी बदल जाती है तो भी काम नहीं करेगा, या एयर की मूवमेंट बढ़ जाती है तो भी नहीं करेगा। और ये तो छोड़ दो, अगर तार के आसपास डस्ट या स्मोक आता है तो भी नहीं करने वाला था। तो कुल मिलाकर इसको आइडियल कंडीशन चाहिए थी। अब यहाँ पर माइक ने निकाला एक जुगाड़। माइक ने सोचा अगर वो लेजर का इस्तेमाल करके इन दोनों तार के आसपास की हवा को गर्म कर दे। ध्यान से सुनिएगा, गर्म हवा के केस में रेजिस्टेंस घट जाता है। अब देखो मैंने ये बात कह दी तो आप इतने भले तो होनी कि मेरी बात मान लो। कोई नहीं, सबूत देंगे भैया, मतलब लॉजिक दे देता हूँ। सबूत
सबूत तो गुगली बाबा भी दे देंगे। तो सुनो ध्यान से, जब हवा गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी घट जाएगी और जब हवा ठंडी होती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। अगर हवा की डेंसिटी कम हो गई तो इसका मतलब ये हुआ एक फिक्स जगह में ठंडी हवा के मुकाबले एयर मॉलिक्यूल्स कम हैं और जहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स कम होंगे उस जगह का रेजिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि ये हवा ही तो है जो दोनों तारों के बीच में रेजिस्टेंस बना रही है। तो एक बार हवा हल्की हो जाए रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, यानी जेकब लैडर को चलने में आसानी हो जाएगी। अब माइक ने क्या किया, एक लेजर की मदद से दोनों तारों के बीच की हवा को गर्म कर दिया और उसका जेकब लैडर चल पड़ा। वैसे माइक को लेजर कहाँ से मिला होगा? हाँ, ये सवाल भी सही है। देखो, मैंने बताया था ना कि माइक के घर में दुनिया भर का कूड़ा पड़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा। हाँ, तो उसने क्या काम करा, घर में पड़े हुए सीडी प्लेयर्स में से लेजर निकाल लिया और जुगाड़ तुगाड़ लगाकर लेजर चालू कर दिया। लेकिन उसका जो जेकब लैडर था वो वैसे नहीं चला जैसा वो सोच रहा था। मतलब एक छोटी सी आर्क प्रोड्यूस हुई और उसके बाद बंद, सब बंद। मतलब माइक अपना सर खुजाने लगा कि आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि इस जुगाड़ के पीछे उसने अपने कई दिन बर्बाद कर दिए थे। लेकिन तभी माइक की नजर पड़ती है अपने जुगाड़ के ऊपर बने हुए हवा के एक बबल पर। अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मान लीजिए आप एक ट्रांसपेरेंट गिलास के आर पार देख रहे हैं, लेकिन अब वो गिलास डिस्टॉर्ट होने लगे। और अगर इमेजिन नहीं कर पाए हो तो ऐसे समझो, कोई तालाब है या स्विमिंग पूल है या नदी है जिसका पानी एक जगह रुका हुआ है, बिल्कुल स्थिर है, तो आपको उसमें अपनी परछाई दिखाई देगी। आप ध्यान से देखोगे तो पानी के अंदर भी देख पाओगे, अगर पानी साफ है तो। अब अगर उस पानी पर आप छोटा सा कंकड़ फेंक दो तो कंकड़ के चारों तरफ जो लहरें प्रोड्यूस होंगी वो आपकी परछाई को डिस्टॉर्ट कर देंगी। तो ठीक इसी तरह का डिस्टॉर्शन माइक को अपने जुगाड़ के ऊपर दिखने लगा। अब माइक को ऐसा लगा कि उसकी आंखें खराब हो गई हैं। उसने अपना चश्मा उतारा, साफ किया, वापस लगाया, लेकिन डिस्टॉर्शन अभी भी था। तो माइक ने एक पेच उठाया और उस डिस्टॉर्शन की तरफ फेंक दिया। पेच जैसे ही डिस्टॉर्शन के पास पहुंचा वो गायब हो गया और कुछ सेकंड बाद दूसरी जगह पर जाकर गिरा। अब माइक यहीं पर नहीं रुका, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने 4-5 बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। उसने बार बार स्क्रू फेंका और वो कुछ सेकंड के लिए गायब होकर हर बार नई जगह पर जाकर गिरता था। माइक ने बाकी चीजें भी फेंक कर देखी, उनके साथ भी यही हुआ। वो गायब हो रही थी और वापस आ रही थी, लेकिन उस जगह पर नहीं गिर रही थी जहां उन्होंने एंट्री करी। अब यहाँ पर माइक को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये मशीन कर क्या रही है। क्या ये चीजों को टेलीपोर्ट कर रही है या इन चीजों को समय में कुछ सेकंड आगे भेज रही है। और बस ये सब चल ही रहा था कि माइक की मशीन धुआं दे देती है। मतलब ट्रांसफार्मर गया, ओवरलोड हो गया, फूक गया। अब ये चीज माइक के लिए बिल्कुल नहीं थी, तो जाहिर सी बात है अब माइक ने डिसाइड करा कि अब वो 1 फुट बड़ा जेकब लैडर नहीं बनाएगा बल्कि 18 फुट बड़ा बनाएगा। और इसके लिए चाहिए थी उसे बहुत सारी ऊर्जा, और वो जानता था कि ये ऊर्जा उसे कहाँ मिलेगी। और अब शुरू होती है कहानी टाइम मशीन बनाने की। माइक ये बात जानता था कि उसके घर के बराबर में, यानी कि थोड़ी दूरी पर जो पावर स्टेशन है वहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफार्मर ऐसे ही जंग खा रहे हैं। तो बिजली वाले तो वैसे भी उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्यों ना अपने प्रोजेक्ट के लिए उन्हें उधार ले लिया जाए, मतलब उठा लिया जाए, मतलब चोरी कर लिया जाए। हाँ, आजकल चोरी को मॉडर्न लैंग्वेज में उधार लेना ही कहते हैं। जब आप किसी को बिना बताए उनका सामान वहाँ से उठा लोगे, कुछ टाइम के लिए उठा लोगे, बिना मर्जी के उठा लोगे, अपने आप को ये कहते हुए उठा लोगे कि मैं तो बस उधार ले रहा हूँ, काम होने पर वापस रख दूंगा, तो ये उधार आपकी ही नजरों में है। तो माइक ने भी यही किया। उसने एक बढ़िया सा दिन चुना, यानी कि बिल्कुल गुप अंधेरा। और क्योंकि वो ट्रांसफार्मर अपने हाथों से उठाकर तो ले जा नहीं सकता था, भारी होते हैं, तो उसने अपने दोस्तों की गाड़ियों का जुगाड़ करा। यार ये दोस्त बढ़िया है। तो जी ये लोग गाड़ी लेकर पहुंचे, ट्रांसफार्मर उठाए, गाड़ियों में डाले। मेरे ख्याल से 8-9 ट्रांसफार्मर उठाए थे जितना मैंने पढ़ा है। तो ट्रांसफार्मर उठा के माइक अपने घर में लेके आ जाता है। अब जरा आपको अंदाजे के लिए बता देता हूँ कि जब माइक ने छोटा प्रोटोटाइप बनाया था तो उसने कितना वोल्टेज बढ़ाया था। देखिए, अमेरिका में 120 या 240 के आसपास वोल्टेज मिलता है और माइक ने अपने छोटे से जुगाड़ के लिए वोल्टेज को 20,000 वोल्ट बनाया था। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेजेबल है, घर में बन सकता है। अब आप में से कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि माइक ने चोरी क्यों करी, वो ट्रांसफार्मर खरीद भी तो सकता है। अमेरिका में ऐसी चीजें तो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन भाई साहब पैसा कौन खर्च करेगा जब जेब में ना हो चवन्नी और खर्चा हो रुपया, तो कैसे करोगे। तो यही समस्या माइक के सामने भी थी। पैसे उसके पास थे नहीं और खर्चा था बहुत बड़ा, तो बंदा उठा लेता है, ट्रांसफार्मर उठा लेता है, जो कि बेकार ही पड़े थे। अब दिन रात काम करके 4-5 दिन लगाकर माइक अपने जुगाड़ को तैयार कर लेता है। बड़े बड़े एंटीना, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर,
ट्रांसफार्मर सारे एक दूसरे से जुड़े हुए और चकाचक नई लेजर। ये सारी चीज तैयार करने के बाद जैसे ही माइक अपनी मशीन को चालू करता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, आवाज आती है और सब बंद, बिल्कुल अंधेरा। माइक को ऐसा लगता है कि उसने अपना मेन स्विच उड़ा दिया, तो वो टॉर्च लेकर उसे ठीक करने जाता है, पर देखता है कि जो स्ट्रीट लाइट हैं वो भी बंद है। फिर वो ये भी देखता है कि अड़ोस पड़ोस के घरों में भी लाइट नहीं आ रही थी। फिर वो बाहर निकल कर देखता है कि उसने पूरे शहर की लाइट उड़ा दी थी, उसने सब स्टेशन उड़ा दिया था। भाई साहब यही गड़बड़ हो गई। और आप तो जानते ही हो, पड़ोसी हर देश में एक जैसे होते हैं। तो किसी पड़ोसी ने फोन कर दिया कि मेरे पड़ोस में एक पागल आदमी अपने घर में बिजली के साथ कुछ कर रहा है और उसकी ऊट पटांग हरकतों की वजह से पूरे शहर की लाइट गई है। भैया पुलिस धमक पड़ती है, घर में ऊट पटांग सामान देखती है, चोरी के ट्रांसफार्मर देखती है जो खंभों पे लगे होते हैं, माइक से सवाल जवाब करती है, बेटा कहाँ से लाए हो ये? माइक आराम से ही अंकल जी वो साइड में वो सब स्टेशन वहाँ से उठा लिए, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, होता है। मुंशी जी जरा रजिस्टर में एंट्री करो जनाब की, हमारे थाने में अगले आइंस्टाइन आए हैं। भाई साहब माइक मार्कम को पकड़कर पुलिस जेल में ठूंस देती है, केस रजिस्टर हो जाता है, जज के सामने जाता है। जज पूछता है, बेटा ओ बेटा ये क्या किए हो, चोरी काहे किए हो? भैया माइक जो है सीधा सीधा सब कुछ बता देता है। अंकल जी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैंने एक छोटा सा टाइम मशीन बनाया और बड़ा टाइम मशीन बनाने के लिए मुझे ट्रांसफार्मर की जरूरत थी, तो मैंने बिना किसी से पूछे उधार ले लिया और बड़ी टाइम मशीन बनाने के चक्कर में गलती से ग्रिड उड़ा दिया। जज सोचता है बालक के दिमाग में पढ़ाई का ज्यादा ही स्ट्रेस है, ये बहकी बहकी बातें कर रहा है, इसको जेल में डालेंगे तो करियर खराब हो जाएगा, एक अच्छा नागरिक भी चला जाएगा, नुकसान तो वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी को भरना है, तो चलो वार्निंग देके छोड़ देते हैं। बेटा माइक दोबारा ऐसा काम ना करना, मन लगा के पढ़ना, जाओ तुम्हारी गलती माफ की जाती है। माइक को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अखबार में चर्चे हो चुके थे, माइक फेमस हो चुका था और अब एंट्री होती है कहानी में कोस्ट टू कोस्ट आर्ट बेल की। ये है यूएस का वो फेमस रेडियो शो जहां पर ऐसे लोगों को इनवाइट किया जाता था जो ऐसी ही असाधारण घटनाओं के गवाह थे। और चिंता मत करो, माइक के असली इंटरव्यू की जो फुटेज है, मतलब फुटेज तो नहीं है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप चाहे तो सुन सकते हो। सच्ची घटना है, पक्के सबूत मिलेंगे। अब माइक रेडियो शो पर पहुंच जाता है और शुरू होता है माइक से सवाल जवाब का सिलसिला। तो माइक के इंट्रोडक्शन के बाद जिस मेन सवाल पर सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान गया वो ये था कि माइक ने जब ट्रांसफार्मर चुराकर टाइम मशीन बनाई और स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, ब्लैकआउट होने से पहले जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, क्या उसके बाद कोई स्पेस पोर्टल खुला? तो उसका जवाब था हाँ बिल्कुल खुला। और माइक के दोस्त इस बात के गवाह थे। उन्होंने उस पोर्टल में बहुत सारी चीजें फेंक कर देखी, थोड़ा सा फर्नीचर भी फेंक दिया और वो सारी चीजें उस पोर्टल के अंदर जाकर गायब हो रही थी और थोड़े समय बाद थोड़ी दूरी पर अपने आप आकर गिर रही थी, यानी कि माइक की मशीन काम कर चुकी थी। और इसके बाद जब माइक को पकड़कर जज के सामने पेश किया जाता है तो जज उसकी मेंटल स्थिति को अनस्टेबल मानते हुए उसे 5 साल का प्रोबेशन देता है, मतलब उस पर नजर रखी जाएगी, लेकिन वो जेल में नहीं रहेगा और माइक को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आर्ट बेल कहते हैं कि माइक क्या तुम अभी भी टाइम मशीन बनाना चाहोगे? माइक कहता है बिल्कुल, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो आर्ट बेल कहते हैं कि अगर लोग तुम्हारी मदद करना चाहें, तुम्हें कुछ डोनेट करना चाहें, तो क्या तुम दोबारा टाइम मशीन बनाओगे? माइक कहता है बिल्कुल। और यहाँ से शुरू होती है फैन फंडिंग। बहुत से लोग ट्रांसफार्मर डोनेट करते हैं, जनरेटर डोनेट करते हैं, पैसे डोनेट करते हैं, कुछ तो अपनी जगह भी डोनेट कर देते हैं कि तुम हमारी जगह पर आकर काम कर लो। और माइक को अब वो सारी चीजें मिल चुकी थी जो टाइम मशीन बनाने के लिए चाहिए थी। अब यहाँ पर माइक एक डिसीजन लेता है कि जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाने में उसकी मदद की है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन वो उन लोगों के सामने करेगा। और यही था वो पॉइंट जब माइक गायब होता है, सबके सामने से गायब होता है। माइक ने अपनी मशीन बनाकर तैयार कर ली और इस दौरान माइक कोस्ट टू कोस्ट रेडियो शो के होस्ट मिस्टर आर्ट बेल से जुड़ा हुआ था, यानी उनके बीच में बातचीत चल रही थी। अब क्योंकि मिस्टर आर्ट बेल खुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जानकार थे, तो वो माइक से कहते थे कोई गलत कदम मत उठा लेना, इस पोर्टल में कूदने की गलती मत करना। माइक ने एक बात साफ कर दी थी कि चूहों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो खुद इस पोर्टल में कूदेगा। और यहाँ से नाम पड़ता है मैड मैन माइक। ये नाम आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, जो कि कोस्ट टू कोस्ट के होस्ट मिस्टर आर्ट बेल ने ही रखा था। आर्ट बेल को ऐसा लगता था कि इस तरह के एनर्जी वोर्टेक्स में कूदने से माइक का फ्राइड माइक बन जाएगा, मतलब बिजली उसे भून कर रख देगी। आखिर टाइम मशीन पे कौन विश्वास करेगा?
तो डोनेट की हुई जगह पर माइक अपनी मशीन बनाकर तैयार करता है, चूहों पर एक्सपेरिमेंट करता है, वोर्टेक्स के अंदर चूहे भेजता है और तसल्ली होने के बाद खुद उस वोर्टेक्स में कूद जाता है और लोगों के सामने गायब हो जाता है। किसी को समझ में नहीं आता आखिर माइक गया कहाँ, मानो जैसे माइक की पूरी आइडेंटिटी ही मिट गई हो। अब आर्ट बेल को भी ये बात पता चलती है, जाहिर सी बात है वो भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या। इसके बाद माइक की आंखें खुलती हैं और वो पाता है कि वो जिस जगह से गायब हुआ था उससे 800 मील की दूरी पर एक खेत में पड़ा है। वो वहाँ से उठता है और सड़क किनारे चलते हुए लोगों से लोकेशन की जानकारी लेता है। तब उसे ये बात पता लगती है और फिर वो किसी तरह से इधर उधर से जुगाड़ करके अपने वेयर हाउस तक पहुँचता है और देखता है कि वेयर हाउस के अंदर कुछ भी नहीं था, सब गायब हो चुका था, कोई मशीन नहीं थी, एक चीज का भी सुराग नहीं था। फिर माइक एक पोस्टर देखता है, उस पोस्टर पर जो डेट लिखी थी उसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ही सेकंड के अंदर वो समय में 2 साल आगे जा चुका था। माइक अपने घर जाता है तो पता लगता है कि जिस घर में वो रहता था उसमें अब कोई और रहता है। ये खबर आर्ट बेल को भी मिलती है तो माइक को दोबारा रेडियो शो पर बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम 2 साल कहाँ थे। माइक बताता है कि मैं तो सिर्फ 4-5 सेकंड के लिए ही गायब हुआ था और 2 साल बीत गए, यानी कि मैं फ्यूचर में आ चुका हूँ। अब क्योंकि कोस्ट टू कोस्ट बहुत ही पॉपुलर रेडियो शो था तो जो लोग माइक से जुड़े हुए थे वो दोबारा माइक की मदद के लिए आगे आते हैं और इस बार माइक एक फराडे केज बनाता है। अब देखो, फराडे केज एक ऐसा जुगाड़ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी चीज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो माइक सोचता है कि इस बार वो फराडे केज के अंदर अपना फोन लेकर जाएगा और माइक ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो फराडे केज को लेकर पोर्टल के अंदर दोबारा कूदता है और गायब, फिर से गायब। और ये वो आखिरी दिन था जब किसी ने माइक को देखा था। इसके बाद माइक आज तक कभी भी किसी के सामने नहीं आया है, उसका कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ गया। अब क्योंकि आर्ट बेल एक रेडियो शो चलाते थे तो बहुत सारे लोग उस रेडियो शो में कॉल करके माइक के बारे में पूछते थे, तो आर्ट बेल यही कहते थे कि उन्हें नहीं पता कि माइक कहाँ गया। लेकिन एक दिन माइक को कॉल आता है और जो कॉलर था वो ये कहता है कि उसके पास एक 1930 के आर्टिकल की कटिंग है जिसमें लिखा है कि समुद्र के किनारे पर एक लोहे की ट्यूब के अंदर लाश मिली है और उसके हाथ में एक अजीब सा गैजेट है जिसमें बहुत सारे बटन हैं और छोटा सा एंटीना है। वो और कुछ नहीं था बल्कि सेलफोन था। माइक 1930 में जा चुका था और बस यही है वो आखिरी घटना जो माइक से जुड़ी हुई है। इसके बाद लोग माइक को भूल गए। अब देखो, कोस्ट टू कोस्ट रेडियो शो की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज, ट्रांसफॉर्मर से जुड़ी हुई वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको मैडमैन माइक मार्कम के बारे में और पढ़ना है तो आप इंटरनेट पर माइक मार्कम के ऊपर लिखे हुए आर्टिकल पढ़ सकते हो। मेरी जानकारी का सोर्स भी वही है। माइक मार्कम के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हो। सबकी कहानी सेम ही है। अब कुछ लोगों ने इस घटना को डीबंक करने की कोशिश भी की है, लेकिन क्योंकि माइक मार्कम एक रियल लाइफ कैरेक्टर था, एक असली इंसान था जिसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो बहुत सारी चीजों को झुटलाया नहीं जा सकता। कुछ तो ऐसा था जो सच था और कुछ ऐसा है जो लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। पर्सनली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो माइक मार्कम एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन लोगों ने तफरीबाजी में बढ़ा चढ़ाकर माइक का मजाक बनाया और सीधा साधा बालक समाज को अपना दुश्मन समझने लगा और अपने आप को समाज से अलग कर लिया और लोगों ने इस तरह की कहानियां बना दी। वैसे जितने भी लोग माइक की टाइम मशीन के गवाह बने थे उन सबका यही कहना है कि माइक गायब हुआ था। पर देखो, थोड़ा हजम करना मुश्किल है, मेरे लिए तो पर्सनली मुश्किल है, क्योंकि इतनी विज्ञान की नॉलेज तो अपने को भी है कि ऐसी चीजें कैसे काम करती हैं। अगर पूरी समझ में ना भी आए तो भी मोटा मोटा आइडिया लगा सकता हूँ। तो सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता, मतलब पूरी सच्चाई नहीं पता। क्या वो बातें सही हैं जो माइक के फेवर में कही गई हैं, या वो बातें सही हैं जो माइक को डिबंक करने के लिए कही गई हैं? दोनों में से कोई भी झूठी हो सकती है या आधा सच भी हो सकता है। आपको भी ऐसे लोग जरूर टकराए होंगे जो आपको आपके सामने तो एनकरेज करते हैं लेकिन पीछे आपका मजाक बनाते हैं। ये खुद तो लाइफ में कुछ नहीं हासिल करेंगे, लेकिन अगर कोई कर रहा होगा तो उसे भी गुमराह करने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखो जो आपके आगे बढ़ने में परेशानियां पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से अपना समय बर्बाद मत करो। ये लोग आपकी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। 10 साल बाद, 20 साल बाद आपके घर के खर्चे चलाने के लिए ये लोग पैसे नहीं देंगे। सब कुछ आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। सोच समझ कर दोस्त बनाओ। और जाने से पहले अगर इस वीडियो से मोटे मोटे 4-5 कॉन्सेप्ट निकालने हैं तो वो है ये। पहला, जेकब लैडर कैसे काम करता है। दूसरा, ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है। तीसरा, फराडे केज कैसे काम करता
करता है। और चौथा, हमेशा उन चीजों पे ध्यान दो जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं, क्योंकि आपको जीवन में वही मिलेगा जहां आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप नेगेटिव लोगों पर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो नेगेटिव लोग बढ़ते ही जाएंगे। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।